नमस्कार मित्रों, मैं हूं रुचिका डावर और आप और हम मिलकर बह रहे हैं निरंतर हिंदी सरिता में। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी दो पंक्तियों के साथ। ख्वाहिशें करने से फूल नहीं गिरते झोली में, अपने कर्म की शाख को खुद ही हिलाना होगा। अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दीपक खुद ही जलाना होगा। ये सशक्त पंक्तियां हमारी आज की मेहमान पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। तो आइए जरा मिलकर स्वागत करें सुश्री आयुषी जी का। आयुषी जी, हार्दिक स्वागत। नमस्कार। आयुषी जी, आप इस समय गोवा में हैं और आयुषी जी के बारे में थोड़ी सी पृष्ठभूमि दे दूं। ये प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा उत्तीर्ण करके समस्त भारत में 48वें पायदान से, यानी कि बहुत ही ऊंची रैंक से परीक्षा उत्तीर्ण करके अपनी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर गोवा पहुंची हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, हार्दिक शुभकामनाएं आपको आपकी इस अचीवमेंट के लिए। आपने ये जो एक बहुत ही प्रतिभाशाली काम किया है, समस्त दूरदर्शन की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, मुझे सबसे पहले थोड़ा सा अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताएं कि आप पीछे दिल्ली से हैं। हाँ जी। तो आपने, आपके परिवार में किसी ने पहले प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा उत्तीर्ण की? नहीं, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और दिल्ली के गांव रानीखेड़ा, जो उत्तरी पश्चिमी जिले में आता है, बाहरी दिल्ली में स्थित है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। वही सारा पढ़ाई, उसके बाद हमेशा दिल्ली में ही रही। पढ़ाई के बाद जब शिक्षिका के रूप में कार्य किया और मेरे परिवार में मैं पहली, बल्कि मैं कहूँ गांव में पहली लड़की रही या पहली ऐसी अभ्यर्थी रही जिसने सिविल सेवा परीक्षा पास की। मुझसे पहले हमारे परिवार में, हमारे गांव में किसी ने सिविल सेवा परीक्षा पास नहीं की थी। मैम, मैं चाहती थी कि पहले हमारे दर्शक आपको सुने और आपने जिस तरह से अपने पूरे समस्त गांव में और आपका जो पूरा क्षेत्र है वहां से आप पहली विद्यार्थी रही जिन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। मैं चाहती थी कि इससे पहले कि मैं अगले सवाल पे आऊं, हमारे दर्शक सबसे पहले आपकी इसी अचीवमेंट पर फोकस करें। और उससे बड़ी बात जो अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि संपूर्ण तौर पर दृष्टि बाधित होने के बावजूद आयुषी जी ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। तो खाली केवल एक ही नहीं, मुझे लगता है इस मामले में तो आपके बारे में, आपको जिसे मैं कहूंगी कि एक दुगुना नमन है कि आपने दृष्टि बाधित होने के बावजूद इतना बड़ा एक शाहकार किया। बचपन में कोई प्रोत्साहन मिला इस ओर? क्योंकि अपने आप में एक तो जब आप बात करते हैं सिविल सर्विसेज की, प्रशासनिक सेवाओं की, तो बहुत पढ़ाई का काम होता है और उसमें दृष्टि बाधित होना अपने आप में, जिसे मैं कहूंगी, आपको कई कदम पीछे ले जाता है। तो घर का क्या माहौल था? आपको प्रोत्साहन मिला? हाँ जी, इस मामले में मैं बहुत सौभाग्यशाली रही। मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला। किसी भी माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल रहता है जब किसी भी दिव्यांग बच्चे को अपनाना, उसके लिए सपने सजाना और ख़ास करके उसे प्रशासनिक सेवा में आने के लिए प्रोत्साहित करना। जब पहली बार मेरे माता पिता को पता चला होगा कि हमारी बच्ची दिव्यांग है या इसको ऐसी समस्या है नेत्रों में, दृष्टि में, तो निश्चित रूप से बड़ा मुश्किल वो समय रहा होगा, मुश्किल घड़ी रही होगी। और उसके बावजूद उन्होंने वो सपना देखा। मेरी माताजी ने हमेशा मुझे सिर्फ एक ही बात सिखाई बचपन से कि हिम्मत नहीं हारनी है और दूसरा, शिक्षा को अपना हथियार बनाना है। शिक्षा ही वो चीज़ रहेगी जो आपको आगे लेके जाएगी। तो बड़ा सकारात्मक वो वातावरण रहा। सब लोगों ने एक मिशन की तरह इस काम को लिया कि मुझे शिक्षित करना है, मुझे आत्मनिर्भर बनाना है और उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में मेरा चयन करने की दिशा में काम करना है। भारतीय प्रशासनिक सेवा से पहले जो इरादा रहा वो था आत्मनिर्भर बनाने का। जी। तो इसलिए मैंने पहले शिक्षित होकर शिक्षिका के रूप में काम किया। मैं तो बिल्कुल सम्मोहित हो गई आपकी बातें सुनने में और निश्चय ही वाकई सलाम है आपके परिवार को भी। और इसीलिए कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो मुझे इसमें समझ आई कि आपके परिवार को, जिसे कहते हैं कि अंदर से एक साक्षात्कार हुआ
कि वाकई उन्हें आपको आत्मनिर्भर करना है और उसी दिशा में उन्होंने मिलकर काम किया। तो निश्चय ही रानी खेड़ा की रानी हैं आप मेरी नज़र में। लेकिन मुझे ये बताएं, कभी बचपन में जब आप इस दिशा में आगे बढ़ रही थी, पहले आप शिक्षिका भी रही हैं, तो ये अंदर से आपके अंदर से आवाज आई स्वतः कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, या परिवार में कोई और था जिसका ये सपना था कि आप इस दिशा में आगे बढ़ें? ये मेरी माताजी का सपना रहा। वो मेरे जीवन में आदर्श और एक प्रेरणा, मार्गदर्शक, हाँ, हर चीज़। सो उनका सपना था कि बेटी को प्रशासनिक सेवा में चयनित कराना है, ताकि वो उसे एक बड़ा दायरा मिले काम करने का, अपनी प्रतिभाओं को निखारने का, जो हमें समाज से मिलता है उसको लौटाने का, समाज के प्रति सेवा के रूप में। सो ये उनका सपना था। निश्चय ही आपकी सफलता ने मुझे पूरा भरोसा है कि आपके क्षेत्र में भी एक नया आयाम स्थापित किया होगा, और बेटी को आगे बढ़ाने में बहुत सारे परिवार हैं जो आपसे प्रेरणा लेंगे। क्योंकि हमारा कार्यक्रम हिंदी सरिता है, तो हमारा जो इस कार्यक्रम में उद्देश्य रहता है वो केवल हिंदी का प्रचार प्रसार ही नहीं है, वो उद्देश्य ये भी है कि हम हिंदी में जो बोलचाल है, हिंदी में बातचीत करने को भी नॉर्मलाइज करें वापस, और उसके साथ ही जो एक प्रतिभाशाली जो हस्तियां हैं उन्हें हम यहाँ पर आमंत्रित करें और उनसे कुछ प्रेरणा लें। तो मैं हिंदी की ओर थोड़ा सा बढ़ूंगी। मैंने आपका जो थोड़ा सा आपके बारे में संक्षेप में पढ़ा, आप खुद भी पढ़ाने की ही नहीं, पढ़ने की भी बहुत शौकीन रही हैं, और बहुत लेखकों को आपने पढ़ा है, और उसमें से कुछ एक आपके जो हैं वो आपके प्रिय भी रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि किन भाषाओं में आप पढ़ना पसंद करती हैं, और ऐसे कौन से लेखक हैं जिन्होंने आपके ऊपर एक छाप छोड़ी है? हाँ जी, सब मैंने आपको बताया, जैसे मुझे पूरी दुनिया दिखाने का काम मेरे पूरे परिवार ने, खास तौर पे मेरी माता जी ने, दोस्तों ने, इन सब की आंखों से मैंने दुनिया देखी। तो जैसे ही हम बचपन से और बड़े होते गए, तो मेरी माताजी का हमेशा इंटरेस्ट रहा है एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने का, को करिकुलर किताबें उन्होंने अपनी लाइब्रेरी से भी वो पढ़ती थी जब खुद शिष्या थी। सो जब हम बड़े होने लगे तो वो सब कहानियां हमारे साथ शेयर करती थी। सो उनकी उन रुचियों से ही हमारी भी रुचि उत्पन्न हुई किताबें पढ़ने में। सो मैंने मुंशी प्रेमचंद जी की कुछ किताबें पढ़ी हैं, कुछ कहानियाँ, संत कबीर के दोहे कुछ पढ़े हैं जो मैं अपने खाली समय में पढ़ती थी। उसके अलावा हरिवंश राय बच्चन जी की मुझे कविताएं, खासकर मधुशाला, दिनकर जी की कविताएं, उर्वशी, रश्मि रथी जी, ये सब मुझे खास तौर पे पसंद है, और डॉक्टर अब्दुल कलाम की लिखी हुई कुछ किताबें। जी बिल्कुल जी, बहुत ही प्रेरणादायक किताबें हैं, बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपकी शिक्षिका की तौर पर जो आपके अनुभव रहे, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रशासनिक सेवाओं में आने से पहले आप शिक्षिका रही, तो किस दर्जे की आप शिक्षिका थी? कौन सी कक्षाएं आप लेती थी? तो मैंने शुरुआत की थी एक प्राथमिक शिक्षिका के तौर पर जी, दिल्ली के नगर निगम विद्यालयों में। सो कुछ साल मैंने वहाँ पर शिक्षिका के रूप में काम करने के बाद फिर लेक्चरर हिस्ट्री के तौर पे ज्वाइन किया। वो परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की दूसरा। सो मुझे 1st to 5th क्लासेस पढ़ाने का और फिर 11th 12th क्लासेस में हिस्ट्री पढ़ाने का अनुभव मिला। सो ये दोनों ही अनुभव बहुत ही अलग थे एक दूसरे से। एक बिल्कुल बुनियाद, जब बच्चा स्कूल आता है जी, उसको बिल्कुल हाथ पकड़ के उसको लिखना सिखाना, लाइक प्लेग्राउंड अगर ले जाते हैं वहाँ उसके साथ उसको झूले झुलाना, साथ में खाना खिलाना जी। सो टीचर का वो एक अलग पेरेंटल रोल मुझे समझ आया जब मैं प्राइमरी टीचर थी जी बिल्कुल। और जब लेक्चरर हिस्ट्री रही 11th 12th क्लासेस के बच्चों के साथ डील किया, तो वहाँ एक गाइड वाला रोल रहा कि बच्चों को उत्सुकता थी कि 11th 12th क्लास के बाद क्या पढ़ना है, उसके अलावा क्या पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे क्लियर करने हैं, अच्छा स्कोर कैसे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे। तो ये पूरा अनुभव रहा। तो मतलब प्राथमिक शिक्षा से सीधा लंबी छलांग और सीधा पीजीटी लेवल तक। जी जी, बहुत बढ़िया। तो प्राथमिक शिक्षा में तो बच्चे बिल्कुल कच्ची मिट्टी के समान ही होते हैं। हाँ जी। और उन्हें गढ़ने में निश्चय ही अध्यापकों का भी काफी बड़ा, जिसे मैं कहूँगी, रोल होता है। हाँ जी। तो जब आप पीजीटी लेवल तक पहुंच गई और आप इतिहास की, आप हिस्ट्री की लेक्चरर थी, तो आपको ये नहीं लगा कि काफी कुछ जो है अचीव कर लिया है, बस अब यहाँ पर जरा आराम से सांस ली जाए और बस अब बैठा जाए?
मुझे दूसरे तरीके से फील हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि अभी एज अ टीचर मैं इतना कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, बच्चों से जुड़ रही हूँ, इनके अभिभावकों से लगातार बात करते हैं, बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं जी। उनके साथ समय बिताना। दूसरा, जब प्रशासनिक सेवा में मैं चयनित हो जाऊंगी तो शायद मुझे और ज़्यादा मौका मिलेगा समाज से जुड़ने का, और पॉलिसी फॉर्मेशन में, डिसीजन मेकिंग में कुछ कंट्रीब्यूट हम कर पाएंगे। एज अ टीचर हमारा रोल थोड़ा सीमित था, तो वो थोड़ा और वास्ट होगा जब हम प्रशासनिक सेवा में आएंगे। जिन समस्याओं की हम कक्ष में या स्टाफ रूम में ऐसे डिस्कशन करते हैं, सो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेके हम थोड़ा हायर लेवल पे डिस्कशन कर पाएंगे, तो थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पाए शायद अपने सॉल्यूशंस के साथ। जी बिल्कुल। तो मतलब केवल बातचीत ही नहीं, वाकई उस दिशा में कुछ सटीक करने का भी मौका जो है वो मिल पाएगा। जी, बहुत बढ़िया सोच है। मैम, इसके बाद आपका जो है चयन हुआ प्रशासनिक सेवा में, जी। तो पूरे भारतवर्ष में 48वां रैंक, जो मुझे लगता है कि निश्चय अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है ये। थैंक यू। तो ये पहले ही प्रयास में आपका हो गया या ज्यादा प्रयास लगे आपके? ये मेरा चौथा प्रयास था, 4th अटेम्प्ट था। क्योंकि मैं जॉब के साथ तैयारी करती थी जी, तो पहले 3 प्रयासों में प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेंस नहीं हो पाया था। अभी 4th अटेम्प्ट में मेंस हुआ और फिर इंटरव्यू। मुझे आपकी वाकई ये सच्चाई भी बहुत प्यारी लगी मैम। मुझे ये बताएं कि कभी, अब जैसे आपने कहा कि ये आपका चौथा प्रयास था, तो पहले किसी प्रयास में जब बात नहीं बन पाई, कोई ऐसा दौर था जब एक निराशा, एक बिल्कुल हताशा हो गई कि एक जिसे कहते हैं ना हतोत्साहित हो जाना, कि ये होगा कि नहीं होगा, कुछ ऐसा दौर भी आया? तो आपने उसको कैसे पार किया? हाँ जी बिल्कुल। 2018 में जब मैंने अपना तीसरा मुख्य परीक्षा लिखी यूपीएससी में, और उसके बाद जब रिजल्ट आया मैं पास नहीं हुई उसमें जी, तब बड़ा ही डीमोटिवेटिंग मोमेंट्स रहे। तब मैंने ऑलमोस्ट स्किप कर दिया था, क्विट कर दिया था, कि अपने मदर से भी, फैमिली को भी, फ्रेंड्स से भी, कि मुझसे नहीं हो रहा है। लगातार 3 बार हो चुका है, सिर्फ प्रीलिम्स ही क्लियर कर पा रही हूँ, मेंस नहीं हो रहा है। तो उसके बाद बड़ा हतोत्साहित हुई मैं, लेकिन जैसे मैंने बताया, फिर से दोबारा पूरा परिवार, फ्रेंड्स, एवरीबडी वाज सपोर्टिंग मी, वो बार बार कि क्यों नहीं होगा, अच्छा एक बार और कर लो, भी लास्ट टाइम कर लो हमारे लिए। हमारा था कि जब भी मेरा रिजल्ट आता था, मेंस नहीं पास होता था, मेरी मदर मुझे मूवी दिखाने लेके जाती थी। फिर मूवी दिखाने के बाद शाम को ऐसे आराम से समझाती थी, थोड़ा मूड ठीक हो जाए तो फिर आराम से समझाए कि बेटा एक बार और ट्राई करो, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। तो निश्चय ये आपकी भी, और मैं कहूंगी कि पूरे परिवार की, खासकर आपकी माता जी की भी सफलता है जी बिल्कुल, कि आज हम यहाँ बैठे हैं, और एक बार फिर से हृदय से नमन है ऐसी माँ को। तो जब चौथे प्रयास में आपकी सिविल सर्विसेज के एग्जाम क्लियर हुए, तो मुझे बताइए कि घर में क्या माहौल था और सबको कैसा लगा? और एक अगर आज मेरे आगे उस क्षण का आप चित्र गढ़ना चाहें तो आप कैसे गढ़ेंगी? वो क्षण अविस्मरणीय रहा हम सब के लिए। मुझे मेरे भाई ने कॉल करके बताया कि रिजल्ट आ गया है और 48वां रैंक आया है, और जब वो बता रहा था वो बहुत ही भावुक था। उस समय गुजरात में वो पोस्टेड था, वहाँ जॉब करता है, तो वहीं से उसने मुझे कॉल करके रिजल्ट सुनाया। मैं और मेरी मदर घर पे थी, और मेरी मदर बोल रही कि मुझे पता था हो जाएगा जरूर, तुम ही छोड़ रही थी तैयारी करना, देखो। उसके बाद अपने फादर को कॉल करके बताया, और एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स। वो बड़ा, इतने सालों की मेहनत के बाद वो दिन आया है जिसके लिए ऐसे वेट कर रहे थे सब लोग, तो निश्चित रूप से थोड़ा भावुक रहेगा। मैम, वैसे तो अब भारतवर्ष भी, जैसे मैं कहूँगी तो दिव्यांगों के प्रति बहुत सेंसिटिव हो चुका है। आप कहीं पर भी जाएं तो प्लेसेस आर डिसेबल्ड फ्रेंडली, प्लेसेस आर आल्सो विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली, मतलब वहाँ पर जो भी दृष्टि बाधित हैं उनके लिए भी बहुत सी जो है सुविधाएं रहती हैं। लेकिन आपकी जो ये पूरी यात्रा रही है, और क्योंकि आप संपूर्ण दृष्टि बाधित हैं, तो आपको कभी किसी मौके पर ऐसा लगा कि अगर ये जो सामग्री है ये मुझे नहीं मिल पा रही है, या हर चीज ब्रेल में इजीली अवेलेबल है और आपको कोई मुश्किल नहीं आई? नहीं, मुश्किलें आती थी। जैसे
एक्सेसिबिलिटी इशू था। इशू रहता है हमेशा कि स्टडी जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मुझे ऐसे स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा यूज़ करना नहीं आता था 2016 के अराउंड जी। और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे या पीडीएफ्स में सॉफ्ट कॉपीज में मटेरियल अवेलेबल भी कम था फिर आज की अपेक्षा में। और जैसा मेरे पूरे परिवार ने तो ठान लिया था आईएएस बनाने के लिए, सो उन्होंने पूरी बुक्स मेरे लिए रिकॉर्ड की, लाइक वो सब ऑडियो रिकॉर्ड किया तो वो मुझे पढ़ के सुनाते थे और मैं लाइक मोबाइल में उनको रिकॉर्ड कर लेती थी जब वो पढ़ रहे होते थे तो बार बार उसको चला के सुनती। सो वो मम्मी पापा भाई वो पूरा दिन पहले अपना काम करते थे, उसके बाद शाम को मेरे लिए किताबें रिकॉर्ड किया करते थे जी। फिर धीरे धीरे स्मार्टफोन जब यूज़ करना सीख लिया मैंने, पीडीएफ्स डाउनलोड कर देता था भाई मेरे लिए फ़ोन में, फिर मैं वो पढ़ती थी, यूट्यूब से हेल्प लेती थी। ब्रेल सीखी मैंने, लेकिन ब्रेल में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं प्रेफर करती थी सुन के पढ़ना। हाँ, तो इसीलिए अब तो एक्चुअली अब देखा जाए तो ऑडियो बुक्स का भी एक अपने आप में जो पूरी मार्केट है और एक जो ऑडियो बुक्स का एक जो पूरा पटल है वो एक्सप्लोड हो चुका है। मतलब जो किताब आप पढ़ना चाहें या चाहें आज वो ऑडियो बुक्स फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, तो मुझे लगता है निश्चय ही आपको उससे भी बहुत मदद मिली होगी। अभी आज जो टेक्निकल एरा में जितना स्पीडली मटेरियल एक्सेसिबल हो रहा है, बढ़ रहा है, उससे काफ़ी हेल्प मिलता है जी। और जैसे आपकी मदर आपको फिल्म दिखाने ले जाती थी तो फिल्मों में भी आजकल एक तकनीक है जिसे ऑडियो डिस्क्रिप्शन कहते हैं, तो आप नॉर्मल फिल्में जाके देखती हैं या वो कोशिश करते थे कि आपको ऑडियो डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में फिल्म दिखाई जाए? नॉर्मल सिनेमा हॉल में ही देखते थे, सो वो मेरे साथ रहती थी तो कुछ जहाँ ज़रूरत होती तो वो एक्सप्लेन कर देती थी कि स्क्रीन पे ऐसा चल रहा है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे आने वाले समय में आपने खुद ही एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, पॉलिसी मेकर। आपका एक अपने आप में अंदर से जो इस सिविल सर्विसेज की तरफ आने का जो एक जज्बा था, जो रुझान था, वो शायद इसलिए भी था क्योंकि आपने कुछ ऐसी तकलीफ़ें देखी या कुछ ऐसी मुश्किलों का आपने सामना किया है जो एक आम इंसान की समझ से परे हैं। क्योंकि हमें हर चीज़ जो है वो इजीली मिलती है बिना मेहनत के, तो हम कई चीज़ों को हमारी सोच के वो परे होती हैं। और अब क्योंकि आप उस साइड से इस साइड आ गई हैं, यानी कि आप एक पॉलिसी मेकर वाली टेबल पर बैठेंगी। अभी आप प्रोबेशन पर हैं, परिवीक्षा पर हैं, लेकिन कल को आप पॉलिसी मेकर वाली टेबल पर होंगी, तो आपको क्या लगता है कि एक पूरा एक दृष्टिबाधित इकोसिस्टम है इंडिया में, उसमें और क्या चेंजेस आने चाहिए ताकि और एम्पावरमेंट हो सके, नेत्रहीनों को और सशक्त किया जा सके? जी, इसके लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना सबसे ज़रूरी है। जैसे सुगम्य भारत मिशन हमारे ऑनरेबल पीएम चला भी रहे हैं, सो एक्सेसिबिलिटी लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और डिजिटल भी। सो अगर दोनों ही जगह हम एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि दिव्यांगता तभी हमारी रास्ते में बाधा बनती है जब चीज़ें एक्सेसिबल नहीं होती। अगर वो एक्सेसिबल है, हमारे आसपास सराउंडिंग्स एक्सेसिबल है, हम फ़ोन में इजीली पढ़ सकते हैं, लैपटॉप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, इजीली अगर मूव कर सकते हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो बाधाएं वो कम हो जाएंगी, महसूस नहीं होती, महसूस होना कम होगा। जी। और आप एग्मुट कैडर से जो है आप गोवा आई हैं तो अरुणाचल, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज, तो आपका जो कैडर था उसमें से कितने लोग गोवा पहुंचे? हमारे बैच से मैं ही आई हूँ, 2022 बैच से मुझे ही ये सौभाग्य मिला, मैं ही गोवा आई हूँ। बाकी सब इधर दूसरी जगह पे पोस्टेड है, यूटीज में, दिल्ली में से। तो जब सबको पता चला कि आयुषी जी गोवा जा रही हैं तो वहां पर भी एक माहौल में एक हलचल तो रही होगी, क्योंकि मैं हमेशा मानती हूँ कि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य होने के बावजूद भारत में सबसे बड़ी पर्सनालिटी रखता है। वो एक बिल्कुल ड्रीम डेस्टिनेशन जैसा रहा जी। और मेरे सभी फ्रेंड्स लाइक दे वर सो एक्साइटेड, दे वर कांग्रेचुलेटिंग मी। इनफैक्ट मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बताया कि मुबारक हो, गोवा जा रही हो। सो दे वर कि हम सब भी आएंगे तुमसे मिलने, साथ में घूमेंगे, बहुत अच्छी जगह जा रही हो, पीसफुल, ब्यूटीफुल, दोज वर द वर्ड्स कि बहुत अच्छा है।
जी, गोवा तो कोई भी आए, खासकर अगर जिसे कहते हैं कि उत्तर भारत से कोई आए तो वो तैयार रहे। यहाँ पे बहुत अतिथि सेवा, अतिथि आवो भगत करनी पड़ती है, क्योंकि फिर सब आते हैं यहाँ। जी। लेकिन दिल्ली के माहौल से गोवा का जो एक मैं कहूँगी सांस्कृतिक और जो एक पूरा परिवेश है वो एकदम अलग है, जुदा है। तो गोवा में आके कैसा लग रहा है आपको? आपको तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं यहाँ, कैसा लग रहा है? गोवा एक कोस्टल स्टेट है, उस पे भी कि वो वेस्टर्न घाट्स के जैसे गोद में बसा हुआ है। जी। सो नेचुरल ब्यूटी तो है ही, जी। और ग्रीनरी, पीसफुल, सो एक बिल्कुल अलग अनुभव है। मतलब दिल्ली से गोवा आना, मतलब ब्यूटीफुल लैंडस्केप जो हमारी कंट्री का बदलता है एक जगह से दूसरी जगह। जी। हमारी कंट्री की भी जो ब्यूटी है वो भी रियलाइज होती है, और गोवा की तो है ही। बिल्कुल। और जब समुद्र देवता से पहली बार मुलाकात हुई, पानी में पैर डाले, तो कैसा लगा? मतलब वो मैं बयान नहीं कर पाऊंगी शब्दों में, बट इट वाज सो नाइस। मेरी मदर ने पहली बार यहाँ आके समुद्र देखा। क्या बात मैं है। भारत दर्शन पे गई थी तो कई जगह मैंने देखा अंडमान में, लेकिन तब मुझे गोवा आने का मौका नहीं मिला था भारत दर्शन में, हमारी ट्रेनिंग अच्छा। में। और अभी मुझे बहुत अच्छा लगा गोवा। माय मदर ऑफन सेज कि थोड़ी देर शाम को समुद्र किनारे चल के बैठ जाते हैं, अच्छा लगेगा। बिल्कुल। मैम, अब आप यहाँ पर हैं, तो ये जो इस समय आपका ये जो एक पर्यवेक्षण का जो समय चल रहा है, तो वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट किस तरह से ये प्रोबेशन पीरियड जो है ये चलता है सिविल सर्विसेज में? हाँ जी, सो ये डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग के थ्रू लर्निंग का ही पार्ट है हमारा, ट्रेनिंग पीरियड ही है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में के साथ अटैचमेंट्स प्लस कुछ इंडिपेंडेंट चार्जेस मिक्स रहता है। तो इस समय मेरा अटैचमेंट आज पूरा हुआ, 2 दिन का अटैचमेंट था रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ। अच्छा। और अभी कल से मेरा इंडिपेंडेंट चार्ज शुरू होगा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का 4 वीक्स के लिए। ओके। तो अलग अलग जगह जाके पूरा अनुभव जो है वो आपको लेना है। जी। एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग पायदानों पर। ओके मैम, अब जैसे आप गोवा में हैं इस समय, लेकिन एक सिविल सर्विसेज ऑफिसर जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, तो पोस्टिंग तो उनकी कहीं पर भी हो सकती है। तो दिल अंदर से क्या आवाज देता है कि कौन सी जगह है जहां आप जाना चाहेंगी? एक्चुअली एक जगह मैं डिसाइड नहीं कर पाती हूँ जब मैं ऐसे जगह के बारे में सोचती हूँ, कि सभी जगह की अपनी अलग खूबियाँ हैं, और अच्छा रहेगा जहाँ भी काम करने का मौका मिले वहाँ वही अच्छा लगेगा ऐसा। और अभी तो आपकी, जिसे मैं कहूँगी कि ये पूरी यात्रा आरंभ हुई है और समस्त जीवन है, अलग अलग जगह ट्रांसफर्स, अलग अलग लोकेशंस और अलग अलग रोल्स में अलग अलग अपने इस चरित्र को निभाने का आपका। मैम, आप पढ़ना पसंद करती है या कुछ लेखन की ओर भी रुझान है आपका? अभी लेखन कम करती हूँ, थोड़ा कुछ कविताएं लिखी है मैंने, ऐसे रेगुलर नहीं लिख पा रही हूँ अभी, पर बीच बीच में कभी कभी लिख लेती हूँ। अच्छा। और कुछ ऐसे ऑफ हैंड याद तो नहीं होगा आपको? हाँ जी, बहुत ज्यादा याद नहीं है। मैंने अपनी मदर के लिए एक पोएम लिखी थी, मैंने अपनी माँ मेरब को देखा है। सो कभी मुश्किल समय रहा तो उस समय मोटिवेशन के लिए कुछ पोएम्स लिखी थी कि एक और कोशिश, कहीं फिर वक्त ना गुजर ना जाए। सो कुछ ऐसे पोएम्स मैं लिखा करती थी। मतलब अपने उस समय जो आपकी मनस्थिति रहती है, हाँ उसी मानसिक स्थिति के हिसाब से जो है आप उसको उन पंक्तियों को कलम से रूप दे देती हैं। जी, कभी ऐसा मन होता है कुछ बहुत सुंदर लगता है, या मन हताश होता है, या बहुत खुशी के पल होते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो से प्रेरणा मिलती है मुझे, उन सबको ऐसे लिखती हूँ। मैम, आपने कॉलेज भी दिल्ली से ही किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से? हाँ जी। तो मैम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी में तो सब तरह के लोग हैं, मतलब कि वहाँ पर दिव्यांग भी हैं और वहाँ पे जो नॉर्मल जो लोग हैं वो भी आते हैं। आपको लगा कि आपका जो कॉलेज है वो पूरी तरह से इक्विप्ड था आपको आपकी तरह की एजुकेशन जो चाहिए उसके लिए, या उस ओर भी आप चाहेंगी कि कुछ और फेरबदल हो? थोड़ा इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा रहता है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ तक है वो काफी एक्सेसिबल था। रैंप्स थे, एलिवेटर्स थे, फिर क्लासरूम में भी प्रोफेसर्स ऐसे ध्यान रखते थे कि कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ इजी रहेगा। और अगर मैं कोई किताब या ऐसे हार्ड कॉपी या नोट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ, सो वो मुझे शेयर कर देते थे सॉफ्ट कॉपी।
मैम, आप विद्यार्थी भी रही हैं, आप फैकल्टी भी रही हैं। आपने दोनों ओर से जो है आपने इस पूरे इकोसिस्टम को देखा है। तो आपको क्या लगता है कि एक जो शिक्षक है, अगर एक मिक्स्ड क्लासरूम हो जहाँ पर के दिव्यांग भी हो, जहाँ पर दृष्टिबाधित भी हो और जहाँ पे नॉर्मल जिसे आप कहते हैं वो लोग भी हो, तो किस तरह से एक शिक्षक का जो एक आप अप्रोच है ऐसे क्लासरूम की तरफ क्या होना चाहिए, और कहाँ पे आपको लगता है कि कमी रह जाती है? हाँ जी, इंक्लूसिव क्लासरूम की बात कर रहे हैं आप जी। सो वो एक आइडियल सिचुएशन है, वो होना ही चाहिए। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी उसे सपोर्ट करती है और हर जगह वो कर भी रहे हैं। नहीं, हम हर तरह के बच्चे एक साथ है क्लासरूम में पढ़ते हैं, उनका राइट भी है वो पढ़ना जी। और टीचर कांट डिनाई कि सिर्फ कुछ स्पेशल एफर्ट्स या और उसी दिशा में टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है। दिल्ली में भी किया जा रहा है, यहाँ गोवा भी, तो ये बहुत अच्छी बात है ताकि जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनकी नीड्स को समझ के टीचर उन्हें उसी तरीके से इंक्लूड कर पाए क्लास में। एक सेंसिटिविटी लेवल, सेंसिटाइजेशन भी आवश्यक है। हाँ जी, बिल्कुल। और वो टीचर की पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट होता है तो सोसाइटी में फैलता है, बच्चे भी सीखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आप जैसे अब गोवा में हैं और गोवा में अभी तक सबसे ज्यादा क्या पसंद आया आपको? गोवा के लोग मैंने जितना अनुभव किया है कि गोवा में बहुत खुश रहते हैं लोग, स्माइलिंग फेसेस रहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहते हैं। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा वो सब देखने को नहीं मिलता है, खुशियां ही बांटते मिलते हैं लोग। जी, यहाँ पे संतोष बहुत है लोगों में। बिल्कुल। ये बहुत हैरानी की बात है जो आपने कही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है हमारे साथ कि जब हम लोगों से पूछते हैं, खासकर वो लोग जो गोवन नहीं हैं और गोवन मूल के नहीं हैं और गोवा आकर बसे हैं या गोवा आते हैं, आते जाते रहते हैं, ज़्यादा समय यहाँ पर व्यतीत करते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि गोवा में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, तो लोग आते यहाँ पर गोवा की नैसर्गिक खूबसूरती के लिए हैं, लेकिन अंत में कहते सब यही है कि सबसे ज़्यादा पसंद गोवा के लोग आए हैं। तो निश्चय ही यहाँ के लोगों में कुछ तो खास है। बिल्कुल। और क्योंकि आप उत्तर भारत से हैं और वो भी दिल्ली जैसे शहर से, तो खाना पीना जो है वो गोवा के खान पान से अलग है। आपने यहाँ पर कुछ खाने पीने में ट्राई किया है कि गोवन किस तरह से जो खान पान है उसमें कुछ ट्राई किया, कुछ पसंद आया हो आपको? अभी बहुत ज्यादा नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा खाने पीने की शौकीन कम हूँ। हाँ। सो मैं कम, बहुत चूजी हूँ खाने में, तो मैं कम चीजें ट्राई करती हूँ नई। बट गणेश चतुर्थी पे मैं जरूर ट्राई करूंगी यहाँ का लोकल फेस्टिवल, क्योंकि फेस्टिवल मैंने सुना है बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन और डिशेज सब। सो मैं गणेश चतुर्थी पे प्लान कर रही हूँ जाने का। जी, संपूर्ण गोवा के सबसे ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन और गोवा की सबसे खूबसूरत छटा जो है वो गणेश चतुर्थी के समय होती है और उस समय गोवा बिल्कुल दुल्हन की तरह प्रतीत होता है सबको। तो निश्चय ही आपको वो अनुभव जो है वो बहुत याद रहने वाला है और वो बहुत पसंद आने वाला है। और हमारे जो भी गोवन मित्र ये कार्यक्रम देख रहे हैं, याद रखिएगा कि आयुषी मैम को चतुर्थी के समय जरूर फो के तरह तरह के व्यंजन जो है वो भेजिएगा ताकि इनका दिल और घर जो है वो खुशी से भर जाए। थैंक यू। तो चलिए मैम, मैं अगले सवाल की ओर बढ़ती हूँ। आप पढ़ती हैं, पढ़ाती भी हैं, आपका मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपने जैसे सिविल सर्विसेज पास की तो आपका एक गहन रुचि भी है, शायद एक एकेडमिक बेंट भी है। कल को अगर आप किसी दिशा में काम करना चाहें इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के, आप ऐसा कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन का एक कौन सा ऐसी दिशा है जिस पर आप ज्यादा फोकस करना चाहेंगी या आप चाहेंगे कि आपको मौका मिले कि आप उस दिशा में काम कर सकें जहां पर आपका खास लगाव हो? क्योंकि मैं लंबे समय से एजुकेशन से जुड़ी रही हूँ तो निश्चित रूप से थोड़ा लगाव ज्यादा रहा है और मेरा मानना भी है कि एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स। वो एक टूल है एम्पावरमेंट का, सशक्तिकरण का, एजुकेशन फॉर ऑल। सो इसमें तो काम करना ही चाहूंगी सबके लिए बेस्ट, लाइक एजुकेशन में जो भी मेरा रोल रहेगा अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करने का। दूसरा हेल्थ। जी बिल्कुल। तो हेल्थ में भी जरूर, खासकर लड़कियां
जो कई परिवार की सबकी हेल्थ का ख्याल रखती हैं पर कई बार खुद की हेल्थ को इग्नोर करती हैं। जी बिल्कुल। सो एज अ सोसाइटी पूरा सबके लिए हेल्थ के लिए भी काम करना चाहिए, खासकर महिलाओं के और लड़कियों के स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूकता लाना। और जी। ओके मैम, अगर आप यहाँ पर जैसे आप हमारे साथ दूरदर्शन में हैं आज, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस समय मुझे लगता है कि जो ये साक्षात्कार है खासकर आपके साथ आज ये जो हिंदी सरिता का जो एपिसोड है, मुझे लगता है कि ये आज एक दो धारी तलवार है। हम केवल हिंदी में बात ही नहीं कर रहे, हम हिंदी का ही प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, हम आज इस चीज का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि दिल में एक जज्बा आ जाए और अगर पूरा परिवार साथ दे, और खासकर अगर इंसान हताश ना हो, तो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो निश्चय ही आपने उस पंक्ति को जीवंत किया है। तो आज अगर आप एक संदेश देना चाहें अपने जैसे दृष्टिबाधितों को, दिव्यांगों को, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि अपने हालात स्वयं कैसे सुधारने हैं? इसके लिए सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि खुद पे विश्वास रखें। अगर हम खुद पे विश्वास रखेंगे तो निश्चित तौर पे ही अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे, उनकी तरफ ध्यान देंगे कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर उसके लिए आपका पूरा परिवार या दोस्त, जो भी लोग आप पे विश्वास रखते हैं, आपका साथ देते हैं, आप उनकी हिम्मत नहीं टूटने दीजिएगा। खुद पे भी हौसला रखिए और आपके हौसले से आप देखेंगे कि आसपास के सभी लोग प्रोत्साहित होते रहेंगे, आपको उत्साहित करते रहेंगे। दूसरा, अपने आप को जितना हो सकता है शिक्षित कीजिए, क्योंकि शिक्षा एक साधन है सशक्तिकरण की तरफ। जी बिल्कुल। आप इस मामले में मैं कहूंगी कि ये आपका एक अच्छा, आप लकी रही कि आपका परिवार आपको इतना, आपके परिवार ने प्रोत्साहित किया, आपका इतना साथ दिया। लेकिन यथार्थ में बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिल पाता है जी। तो उनके लिए कुछ खास कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत लोग हैं जिनकी निराशा और अवसाद जो है वो घर से ही आरंभ हो जाता है। तो ऐसे लोगों को कुछ खास कहना चाहेंगी हिम्मत देने के लिए, हौसला देने के लिए? हाँ जी। जितना हो सकता है नेगेटिव आइडियाज़ को अपने ऊपर हैवी ना होने दें। अगर परिवार में भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, फैमिली मेंबर्स के साथ होता है कई बार कि हमें उनको विश्वास दिलाना पड़ता है कि हम कर सकते हैं। तो हो सकता है वो थोड़ा समय ले, थोड़ा हमको एफर्ट ज़्यादा करना पड़े, थोड़ा अपने आप को प्रूव करना पड़े। लेकिन अगर आप निरंतर काम करते रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो आप देखेंगे चेंज भी आएगा, वो मानेंगे भी, सपोर्ट भी करेंगे, आपके सपने भी सच होंगे। जी। और आप यहाँ पर गोवा में आए हैं, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपका बाकी जो यहाँ पर समय है वो भी खूबसूरती से बीते और गोवा को ये मौका मिले कि वो आपके सानिध्य में और समय बिताए। और इसके साथ ही आप दूरदर्शन आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि प्रेरणा जरूर लीजिएगा हमारे आज के इस एपिसोड से। और आयुषी मैम वैसे तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन हमारी नजरों में वो रानी खेड़ा की रानी ही रहेंगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। नमस्कार। you.